बीज वक्तव्य भी हो गया, मुख्य वक्तव्य भी हो गया। अनुभवों के आधार पर क्या करना, ऐसा अनुभवी व्यक्ति अपने सच्चिदानंद जोशी जी का वक्तव्य भी हो गया। अभी बाकी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मेरे आगे लिखा है सानिध्य, तो सानिध्य मेरा भी हो चुका है, इसलिए मुझे कुछ कहना है ऐसा मेरे मन में कुछ बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। वैसे भी आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस सारी यात्रा में मैं इस क्रम में नहीं रहा जिस वजह से आप निकल कर आए हैं, इसलिए उन विषयों पर बोलना ये भी संभव नहीं है। 3 बातें केवल इस समय में आपके सामने रखूंगा। एक, हम सब इतिहास संकलन योजना के अंतर्गत यहाँ एकत्र हैं, तो इतिहास संकलन योजना यानी क्या, हमारी भूमिका क्या है, इस दृष्टि से एक बात रखूंगा। थोड़ी सी ईश्वर विश्वकर्मा जी ने रखी है, उसी में ही एक बात मैं भी जोड़ूंगा। दूसरा, हम एक पृष्ठभूमि में से कुछ करने की बातें तय कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति, बाकी सब बातें कर रहे हैं। तो वो नई शिक्षा नीति में हम क्या करना चाहते हैं, तो बहुत शब्द चलते हैं, कोई कहता है बदलना चाहता है, हम पुराने हटाना चाहते हैं, नए लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसकी भी स्पष्टता होनी चाहिए, क्या हुआ और क्या करना है, और तीसरा, उसमें हमारी भूमिका क्या है। हर संगठन की एक यात्रा रहती है, कुछ लोग विचार करते हैं, ध्येय की निश्चित होती है। वो अप्रासंगिक से प्रासंगिक होने के लिए उसके लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं। हम कुछ काम करते हैं, उसके कारण से मान्यता होती है, स्वीकार्यता होती है, थोड़ा हम स्वीकृत होते हैं, उसके बाद करने की स्थिति में आते हैं। इतिहास संकलन योजना के भी 2 चरण पूरे हो चुके। ध्येय की निश्चिति हुई, कार्य का स्वरूप तय हुआ, संकल्पना के आधार पर कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया तय हुई। वो कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे करके वो राष्ट्रव्यापी हुई, समाज व्यापी हुई। अपना संगठन अप्रासंगिक से प्रासंगिक हो गया। आज से 30, 35, 40 साल पहले इतिहास के नाते हमारी कोई गिनती नहीं थी, आज हमको भी गंभीरता से लेना प्रारंभ हो। इस सारे कालखंड में जो बातें हम लेकर चले, उनको लोगों ने विचार करना भी शुरू कर दिया, स्वीकार करना भी प्रारंभ कर दिया। अब जब हम प्रासंगिक हो गए हैं, तो अब वास्तव में हमारा करने का समय आ गया। किसी भी यात्रा को प्रासंगिक होने के बाद प्रभावी होना होता है, सार्थक होना होता है, यशस्वी होना होता है। ये जो प्रभावी होना, सार्थक होना और यशस्वी होना, जब ये सब होता है तब यात्रा पूर्ण होती है। दुनिया में बड़े बहुत होते हैं, प्रासंगिक भी होते हैं, प्रभावी भी होते हैं, सब यशस्वी और सार्थक नहीं होते। ये यशस्विता और सार्थकता ये बहुत अलग चीज है। इतिहास संकलन योजना को यशस्वी और सार्थक होना, पहले की 2 पीढ़ी जो अभी तक रही, लगभग 50 साल से ऊपर इतिहास संकलन के काम को हो गए बैठा। 2 पीढ़ी के लोगों ने इस कार्य का स्वरूप निश्चित किया, इस कार्य को प्रासंगिक बनाया, धीरे धीरे करके प्रभावी भी बनाया। अब हमारा काम है अपने इस कार्य को यशस्वी करना, कार्य को सार्थक करना। ये कार्य का यशस्वी होना या सार्थक होना यानी क्या होना है, तो ये समझने के लिए एक बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण अवसर आ गया जब अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण हुए। ये एक अवसर था, जिस अवसर में हमको एक आत्मावलोकन का अवसर मिल गया, क्या हुआ था और क्या करना है। क्योंकि हम जो कर रहे थे एक पृष्ठभूमि में कर रहे थे, इस 1000 साल के संघर्ष में कुछ हो गया। वो जो 1000 साल के संघर्ष में जो कुछ हुआ, उसका आत्मावलोकन का, विश्लेषण का वो अवसर था स्वाधीनता का 75 वर्ष। वो संघर्ष था क्या, ये भी समझने का अवसर मिला। वो जो आक्रमण था, वो आक्रमण का की प्रेरणा क्या थी, चाहे वो मजहबी कट्टरवाद से प्रेरित इस्लाम का आक्रमण था, जो अरब, तुर्क, फारसी इन सब रूप में भारत में आया, या वो
एक मजहब की प्रेरणा लेकर इवेंजेलिकल फोर्सेस के द्वारा संचालित यूरोपीय आक्रमण था, जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप सबको विजिट करते हुए वो भारत में पहुंचा। ये जो सारा स्वाधीनता के 75 वर्ष का अवसर था, ये हमारे लिए एक अवसर था। ये सारा जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की प्रेरणा क्या थी, उन आक्रमणों के उद्देश्य क्या थे, उन आक्रमणों का स्वरूप क्या था, उसकी विभीषिका क्या थी, आक्रामकता क्या थी, और उसी के साथ हमारे लिए एक अवसर था समझने का कि हमारा संघर्ष क्या था, उस संघर्ष की प्रेरणा क्या थी, किस बात के लिए हम लड़ रहे थे, और वो क्या बात थी जिसके लिए ये सारा संघर्ष चला। वास्तव के अंदर ये जो स्वाधीनता का 75 वर्ष था, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग बन गया। ये सारे देश के अंदर जब हम प्रासंगिक हो रहे थे, जब हम समाज के अंदर प्रभावी हो रहे थे, उस समय हमको क्या करना है, इसके आत्मावलोकन के लिए। इस्लाम का जब आक्रमण आया तो हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई, इंस्टीट्यूशन ये समाप्त हो गए, देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय समाप्त हो गए, मंदिर केंद्रित हमारी जो समाज की व्यवस्थाएं थी वो समाप्त हो गई। सारे देश के अंदर समाज प्रबोधन के अंदर ये कुंभ, मेले, यात्राएं, ये जो हमारी व्यवस्थाएं थी, हमारे समाज की दैवीय संपदा निर्माण करने के लिए जो मठ, मंदिर, अपने देश के अंदर ऋषि, मुनि, परिव्राजक, ब्रह्मचारी, ये जो सारे निर्माण करने की जो व्यवस्थाएं थी, वो संस्थान नष्ट हो गए। इस्लाम के आक्रमण के अंदर हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई। ये जो यूरोपीय आक्रमण था, इस यूरोपीय आक्रमण के अंदर वास्तव के अंदर उनकी जो प्रेरणा थी वो एक अलग प्रकार की थी, जिसको एक शब्द हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। आज जब भी कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, ये जो कॉलोनाइजेशन है, ये कॉलोनाइजेशन की प्रेरणा क्या थी? तो दो सिद्धांत थे जो यूरोप में प्रचलित थे, एक व्हाइट मैन बर्डन और एक व्हाइट मैन सुप्रीमेसी। सारी दुनिया के अंदर व्हाइट मैन ये सर्वश्रेष्ठ है, और दुनिया के बाकी सारे लोग जो है ये जाहिलिया संस्कृतियां हैं, ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये अंधकार में रहने वाले लोग हैं, उनको बाहर निकालना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए दुनिया के अंदर वो जहां भी गए, उन्होंने वहां जाते समय वो अमेरिका के अंदर गए, वो अफ्रीका के अंदर गए, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए, वो केवल भारत में नहीं आए। ये जो व्यापार करने या ये सब बातें जो अपने मन के अंदर आती है, उनकी प्रेरणा एकदम तय थी। वो जो दुनिया को व्हाइट मैन का बर्डन मानकर और दुनिया को व्हाइट मैन के अनुसार बनाना, जहां गए उन्होंने वहां के मूल समाज नष्ट कर दिए, वहां गोरों का वर्चस्व स्थापित किया। जिनको वो नष्ट नहीं कर पाए, उनको अपनी मूल संस्कृति परंपरा से काट दिया और उनको अपना मजहब दिया, अपनी व्यवस्थाएं दी, अपनी वेशभूषा दी, अपनी भाषाएं दी, अपने प्रकार के जीने का ढंग दिया, अपने अनुसार जीने के लक्ष्य दिए। सारी दुनिया के अंदर ये करते करते ही वो भारत में पहुंचे। लेकिन भारत में जब पहुंचे तो भारत में पहुंचने के बाद उनको एक अलग प्रकार की चुनौती का सामना करना था। और वो चुनौती क्या थी? भारत अमेरिका नहीं था, भारत अफ्रीका नहीं था, भारत ऑस्ट्रेलिया नहीं था। इस देश के अंदर एक बहुत ही सुसंस्कृत, उन्नत समाज और राष्ट्र का जीवन था। उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हमारी व्यवस्थाएं थी। हमारा जो समाज जीवन था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कला, संस्कृति, भाषाएं, समाज जीवन के अंदर स्थापत्य, ज्ञान, विज्ञान, ये सारी व्यवस्थाएं एक परंपरा के अंदर भारत के अंदर चलती थी। ये व्यवस्थाएं हजारों वर्षों का जो राष्ट्र जीवन था, ये भारत में धीरे धीरे करके हमने सारी दुनिया के अंदर जाकर लोगों को कहा था, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेत। हमने सारी दुनिया को कहा, हमको देखो, हमारे आचरण व्यवहार, हमारे जीवन को देखो, कुछ खास बात लगे तो हम जैसे बन जाओ। हमारी एक विश्व दृष्टि थी, हमारे दुनिया को देखने का एक ढंग था, जीने का एक ढंग था, जीने का एक लक्ष्य था हमारा। हम उनसे कई गुना आगे थे हर चीज के अंदर। समाज जीवन के अंदर एक बहुत श्रेष्ठता का भाव था।
एक बड़ी जनसंख्या थी जिसको वो मिटा नहीं सकते थे। कितने ही उन्होंने अकाल किए, कितने ही उन्होंने हत्याएं की, नरसंहार किए, वो अमेरिका की तरह हमको मार नहीं सकते। वो महामारियों के द्वारा हमको समाप्त नहीं कर सकते। हमारे समाज जीवन की श्रेष्ठता को देखकर उनको ध्यान आ गया कि इनको आसानी से कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता, मतांतरित भी नहीं किया जा सकता। ये भी उनको ध्यान में आ गया। ये सारा करना है तो भारत का कॉलोनाइजेशन कैसे होगा, ये विचार करना उन्होंने प्रारंभ किया। पहली बात उनको ध्यान में आई कि इस भारत की आंतरिक शक्ति जो संघर्ष की है, इसको हमको कमजोर करना है। भारत को हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। दूसरी बात उनको ध्यान में आई कि इस देश के लोगों के अंदर जो अपनी धर्म, संस्कृति, शिक्षा, व्यवस्थाएं, अपने प्रति एक श्रेष्ठता का भाव है, एक गर्व का भाव है, इसको समाप्त किया जा सकता है, इसको डिस्क्रेडिट किया जा सकता है, इसके प्रति एक अनास्था, विश्वास खड़ा किया जा सकता है। और फिर तीसरी चुनौती थी अपनी व्यवस्थाएं जो हम लाना चाहते हैं, जो विमर्श हम समाज में लाना चाहते हैं, जिस प्रकार का हम समाज बनाना चाहते हैं, वो समाज कैसे बना।